हाँ बेटा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कि बेल से रिलेटेड, जमानत से। अव्वल तो जैसे ही बेल शब्द हमारे दिमाग में आता है तो उसका सीधे से मतलब है कि केस का ट्रायल अभी चल रहा है और हम जेल में नहीं हैं। यही तो बेल है कि ट्रायल चलता रहे और हम जेल में नहीं रहेंगे, और इसके बाद जब फैसला आएगा अदालत का, जो भी फैसला हो, अगर हम कन्विक्ट किए जाते हैं तो हमको सजा भोगेंगे। ऐसा है कि सीआरपीसी 1973 में ऑफेंसेज इस एतबार से दो प्रकार के, एक तो बेलेबल ऑफेंस है और अनदर टाइप ऑफ ऑफेंसेज आर दोज who are which are non-billable offenses। हम कैसे जानेंगे कि कौन ऑफेंस को हम बेलेबल कहेंगे और कौन ऑफेंस को हम नॉन बेलेबल कहेंगे? देखो बेटा, आप चाहे जज हो, चाहे प्रोसिक्यूटर हो और चाहे अधिवक्ता हो, ये नॉलेज सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2A में बेलेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया और उसमें बताया गया है कि अगर आईपीसी का ऑफेंस है तो इसके लिए सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 1 को हमें देखना होगा कि उसमें ये ऑफेंस बेलेबल के रूप में दिखाया गया है या नॉन बेलेबल के रूप में। शेड्यूल में किस नंबर पे बेलेबल नॉन बेलेबल का कॉलम है? 5 पे सर। 5th में। देखो बेटा, अच्छे से इसे पढ़ लो ये भी पूछेंगे किस नंबर पे। और उनकी जो मर्जी वो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लें। सवाल ये है कि अभी हमें होली के बाद नए कानूनों को एक साथ मिला के पढ़ना है, लेकिन तब तक जो पुराने कानून क्योंकि अभी अस्तित्व में हैं और जैसे राजस्थान एपीओ है वहां भी आएगा तो उसको हमें जानना है। जो शेड्यूल 1 है उसके कॉलम नंबर 5 में 5वें कॉलम में ये दिखाया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अब आप आइए सेक्शन नंबर 2 के ए में, और वहां ये बताया गया है कि ऐसे ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराध के रूप में दिखाए गए हैं, वे बेलेबल हैं। और नंबर 2 समझ लीजिए कि अगर अदर एक्ट से रिलेटेड वो ऑफेंस है तो ये भी संभव है कि उसी एक्ट में लिखा हो कि जो पनिशिंग सेक्शन है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अगर वहां बेलेबल दिखाया गया है तो बहुत अच्छा, बेलेबल है। अगर नॉन बेलेबल दिखाया गया है तो भी बहुत अच्छा, नॉन बेलेबल। अगर कुछ भी नहीं दिखाया गया है तो फर्स्ट शेड्यूल के नीचे चले जाएं। क्या लिखा है? कितने साल तक की सजा वाला ऑफेंस बेलेबल माना जाएगा और कितने के ऊपर वाला नॉन बेलेबल माना जाएगा। शेड्यूल नंबर देख लो भाई, शेड्यूल नंबर 1 के नीचे लिखा है, जहां खत्म हो रहा है शेड्यूल उसके नीचे लिखा है। दोनों बोलो सर। 3 साल, 3 साल से कम अगर है तो वो बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल होगा। 3 साल से कम अगर इसके ऊपर है तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल। तो अब आपके पास सारी चीजें क्लियर हो गई।
बेलेबल कौन ऑफेंस है? इफ डेट इज रिलेटेड of the IPC, then we may consult schedule number 1, column number 5, and if it belongs to any special act, other act, then we have to consult that own act. And if there is no clear answer, then this provision which Ramnak sir has told us कि अगर उसमें punishment up to 3 years then offense shall be taken as a bearable, और अगर इससे ज़्यादा का punishment है तो ये नॉन बेरेबल। चलिए एक चीज़ तो क्लियर, बेरेबल ऑफेंस की परिभाषा CRPC में कहाँ दी गई? 2A में। एक चीज ध्यान देना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा कहीं दी नहीं गई है। उसी में नीचे लिखा आएगा ऑफेंसेज व्हिच आर नॉट बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब एक चीज लगे हाथ और समझ में, जहां लिखा है बेलेबल ऑफेंस उसकी कैटेगरी में आ रहा है, वहां अदालतें बाध्य हैं जमानत देने के लिए, जमानत लेने के लिए। और ऐसा व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो अगर किसी अधिकारी के कस्टडी में है वो भी बाध्य है। अगर वो प्रोड्यूस होता है कोर्ट के सामने तो ऐसी कोर्ट भी बाध्य है। लेकिन अगर किसी एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये नहीं मतलब। बेल में भी ग्रांटेड। सेक्शन नंबर 437 is there for the purpose of the court of the magistrate। क्योंकि एक चीज बच्चों जान जाओ कि कोर्ट ऑफ सेशन को, हाई कोर्ट को तो हर मामले में बेल देने का पावर है। सेक्शन नंबर 439 इस पर अटैक करता है। बोथ ऑफ द कोर्ट्स मे ग्रांट बेल इन एनी केस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन। लेकिन अब बचा कौन? कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट्स। तो कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट को लिए सारे नियम हैं। तो 436 में सीधे सीधे लिखा है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 2 के ए में किन्हें हम कहेंगे बेलेबल ऑफेंस, इनके बारे में जानकारी मिलती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई सेक्शन 2 में। 2A में ही इतना लिख दिया गया है कि ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। और अब आइए सेक्शन नंबर 436। लेकिन उसके भी पहले थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आप लोगों का कि बेल का प्रोविजन क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर में क्यों लाया गया। कुछ तो वजह होगी। वजह यह है कि कहा गया है, सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का, प्रत्येक व्यक्ति तब तक इनोसेंस माना जाएगा जब तक अदालत के द्वारा उसे दंडित न कर दिया गया। Every person is deemed to be innocent unless convicted by the court। तो अभी जब हम कन्विक्ट नहीं किए गए हैं और अगर हम जेल में छोड़ दिए जाते हैं, हमने वहां 3 महीने 6 महीने या साल भर की मियाद गुजार ली, बाद में अगर उसमें हम कन्विक्ट हो जाते हैं उसी ऑफेंस में, तब इस पीरियड का
सेट ऑफ हो जाएगा, मुजरा हो जाएगा। मान लिया 3 साल की सजा हुई तो 3 साल में अगर हमने 1 साल गुजार लिया पहले ही जजमेंट के जेल में, तो वो मुजर किया जाएगा, यानी कि 1 साल कम करके 2 साल में हम रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जरा इसका उल्टा सोचो, हम वहां एक्विटल हो गए तो हमें 1 दिन जेल नहीं रहना है, तब ये जो 1 साल हमने गुजार लिया है जेल में, इसका क्या होगा और इसका क्या कंपनसेशन हमें मिलेगा? कोई जवाब नहीं और इसका कोई नियम भी नहीं है। इसलिए बेल का प्राविजन पूरे संसार में क्रिमिनल प्रोसीजर में एडॉप्ट किया गया। तो ठीक है भाई, कोई ऑफेंस का एलिगेशन इनके ऊपर है, रुक्मणी के ऊपर, तो अभी इनको बेल दे दो। अगर अदालत इनको सजा देगी तो जेल में सजा काटेंगे, और अगर एक्विटल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। इसलिए बेटा उसी वजह से ये प्रोविजन बेल का हिंदुस्तान भर में ही नहीं, पूरे संसार में लाया गया। अब एक चीज और जान जाओ बेटा कि बेल की एप्लीकेशन कब है और उसके लिए आवश्यक चीज क्या है। देखो बेटा, अगर बेलेबल ऑफेंस है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो सेक्शन नंबर 436 को अगर आप देखते हैं तो वहां लिखा है, क्या लिखा है रौनक पढ़ोगे? Subsection 1. When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail. स्टेशन अफसर लिखा है ना? Yes, sir. ये ध्यान देना इस वर्ड पे, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या होती है, पुलिस अफसर पुलिस अफसर पुलिस अफसर कहने की। ये मामला जाके इंटरव्यू बोर्ड में फंस जाता है। प्रत्येक पुलिस अफसर को पावर नहीं है वो बेल देने की, पावर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। तो 436 में सीधे सीधे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति है या एक्यूज है, Person पर्सन है, accused. कोई एक्यूज पर्सन किसी स्टेशन ऑफिसर या फिर पुलिस स्टेशन के द्वारा अरेस्ट किया गया है, लेकिन ऑफेंस बेलेबल है, या किसी अदालत के सामने अगर वो अपीयर होता है या उसे लाया जाता है। ये घुमा के क्या समझा रहे हैं आपको कि अगर उसने सरेंडर किया है तो अपीयर हो गया, और अगर उसे पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो ब्राट हो गया। तो कहने का मकसद, अगर किसी स्टेशन अफसर या फिर पुलिस स्टेशन ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो बेलेबल ऑफेंस का है, या कोई ऐसा एक्यूज्ड पर्सन अदालत में अपीयर होता है या लाया जाता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट और वो पुलिस अधिकारी यानी स्टेशन ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन
छोड़ देगा अभियुक्त को जमानत लेकर, अगर वो जमानत दे रहा है। इन अदर वर्ड में से it is the right of a accused person to be enlarged on bail, and station officer of a police station and the court both are under liability to grant the bail. As a right, such accused person is entitled to be released on bail. जब हम आपको पढ़ा रहे थे अरेस्ट का चैप्टर, तब भी हमने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 50, और वहां बताया था कि ये ड्यूटी है 50। खोलो छटके, खोलो धारा 50 और देखो क्या लिखा है सेक्शन नंबर 50। Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. हाँ हाँ, नीचे जरा शुरू करो, बाड़ी पढ़ना। Subsection 1. Every police officer or other person arresting any person. बंद दो, क्योंकि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है एसओ के द्वारा। किसी एक चीज ध्यान दो, जमानत देने का अधिकार सिर्फ एसओ को है, एसएचओ जो भी हो, बोथ हैव द सेम राइट। लेकिन अरेस्ट करने का अधिकार हर पुलिस अफसर को है। पुलिस अफसर में कौन कौन आते हैं सुनैना जी? सर, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार, अरे भाई, कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधिकारी पुलिस विभाग में कहाँ से कहाँ है? कांस्टेबल से डीजी तक है। हाँ। इसीलिए सबको अधिकारी बनाया गया है, क्योंकि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने के पावर है। और जब गिरफ्तार करेगा तो बताया जाएगा इसे व्यक्ति को कि भैया सुनो, हमने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है, ये बताएगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और दूसरी बात right to bail. कि भैया 294 में तुम पकड़े गए हो, चाहो तो हम बेल ले लें, ये बताना उसकी जरूर मैंडेट है। अगर वहां नहीं लेता है, एक ही लाइन लिखा जाता है, अभियुक्त को, मुलजिम को जमानत के अधिकार के बारे में अवगत कराया गया, तो उसने जमानत देने में कासिर रहा। जमानत लेगा कौन? ऐसा पुलिस अधिकारी, और देगा कौन? वो मुलजिम। उसी तरह बेटा अब वहां से सीधे आ जाओ 436 में। 436 में साफ साफ लिखा है कि अगर स्टेशन इंचार्ज आपके पुलिस स्टेशन के सामने कोई बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार होकर व्यक्ति आया है, तो वो जमानत अगर देने में तैयार है तो जमानत ले लेगा। और अगर ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज पर्सन अगर कोर्ट में अपीयर होता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर होगा, यानी जो कहते हैं कि हाजिर हो गए, अपने को सरेंडर कर दिया, या उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है, तब भी उसका अधिकार उसे जमानत से छोड़ दिया जाए अगर वो जमानत देगा। तो ये तो हो गया 436 with the help of section 50 upon the part of SO। अब एक चीज इसमें जो परंतुक टाइप का है, वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई गरीब है, जमानत की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और अदालत को ये समीचीन लग रहा है कि यार जमानती अपराध है और इसकी हालत अच्छी नहीं जो जमानती की व्यवस्था कर सके, तो
उसे उसके पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देगा, पर पीबी पर छोड़ देगा। और उसी में नीचे प्रांतक में ये भी लिखा है कि आखिर अदालत कैसे इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इंडिजेंट पर्सन है फॉर दिस वेरी पर्पस। अगर 1 हफ्ते से कस्टडी में है और वो जमानती की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो अगर न्यायालय चाहे तो उसके अपने पर्सनल बॉन्ड पर ही उसे रिलीज कर सकता है। और 436A ये कब आया था? 2006 में। कब से लागू है? 23/6/2006। तो 2005 में 2005 का आया था सर, तो 23/6/2006। ये जो 436 का क्लास ये है 2005 में आया था और 23 जून 2006 से लागू है। ये इसलिए है कि उसमें ये कहा गया अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुजरिम, वहाँ तो सीधे नहीं लिखा है, वहाँ यही लिखा है कोई ऑफेंस, किसी ऑफेंस में अगर कोई व्यक्ति जेल में कारागार में बंद है और जितना उस ऑफेंस की मैक्सिमम सजा है उसके आधे से ज़्यादा काट चुका है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। वो इसलिए प्रावधान लाया गया है कि जेलों में खास तौर से बिहार में लोग बंद रहते थे, मालूम हुआ 379 में बंद हुए थे, 3 साल की सजा है और 4.5 साल से जेल में है। तो अब ये हो गया कि अगर आप मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा इन्होंने सर्व आउट कर दिया है तो इन्हीं शैल बी रिलीज। अब एक चीज जान जाओ कि इस सेक्शंस को हमने आज क्यों इतना महत्व दिया। इंटरव्यू में खास तौर से यूपी एपीओ के इंटरव्यू में और जे के इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं जो जमानत देने की बात आप बता रहे हैं, ये कोई भी पुलिस अधिकारी दे सकता है, लेकिन ऐसी सही नहीं है। उसमें से 90% बच्चों ने जवाब दिया हाँ साहब पुलिस अधिकारी, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जमानत देने का अधिकार सिर्फ स्टेशन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। तो यही हमने सोचा कि बात आप लोगों को अच्छे से घर कर जाए, और क्योंकि इंटरव्यू आएंगे ही और परीक्षाएं भी आने वाली हैं तमाम, तो आप लोगों का इसमें लाभ मिलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।